महाराज सुंदर चूला से मुलाकात के बाद राजकुमारी आर्या वापस नहीं गई, बल्कि अपने पिता की स्थिति देखकर उन्होंने वहीं तंजावुर में एक चिकित्सालय का निर्माण कराना उचित समझा, ताकि तंजावुर के लोगों को उसका फायदा मिल सके। इसके पहले वो एक चिकित्सालय सहस्त्रपुरम में भी बनवा चुकी थी। तो तंजावुर के महल के ठीक सामने इस उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया जा रहा था, जिसमें राजघराने के विशिष्ट व्यक्ति और रानियां उपस्थित थीं। इसके अलावा वहां और भी बहुत सारी भीड़ जमा थी। पूरा वातावरण ढोल और दूसरे वाद्य यंत्रों की ध्वनि से गूंज रहा था। और तभी राजकुमारी आर्या अपनी सवारी से पूजा स्थल पर पहुंच चुकी थी। आइए राजकुमारी आर्या, आपका स्वागत है। पंडित जी, कृपया मंत्र पढ़ने शुरू कीजिए और इस भव्य दिन की पूजा आरंभ कीजिए। क्या आप जानते हैं, इन सब मंत्रों को सुनकर पहले लोग ठीक हो जाते थे। मैंने सुना है कि पहले के पुजारी ये मंत्र पढ़ते थे और उन्हें राख लगा देते थे, बस सब बीमारी गायब। लेकिन आजकल तो लगता है ये मंत्र काम ही नहीं करते, जब तक कि इनके साथ अन्य दवा और चिकित्सा ना की जाए। दोष इन मंत्रों का नहीं है देवी नंदिनी, बल्कि आज का युग ही ऐसा है। लोग झूठे और अधर्मी हो चुके हैं, तो ये शक्तियां भला कैसे काम करेंगे? जब अपने ही लोग षड्यंत्र रच रहे हों, घर में ही दुश्मन हो, तो इन मंत्रों को दोष देना उचित नहीं है। अच्छा, कौन है ये धूर्त लोग जो हमारे सम्राट के विरुद्ध साजिश रच रहे हैं? बस यही तो पता लगाना है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सहस्त्रपुरम वापस न जाकर यहीं कुछ दिन तंजावुर में रुकूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी कर सकूं। कौन हमारे विरुद्ध साजिश कर रहा है, इसका पता लगाना भी तो बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ रहेंगी तो राज्य को भी अच्छे से संभाल पाएंगी। क्योंकि मैं तो यहाँ काफी समय से रह रही हूँ, तो कभी भी आपको जरूरत हो आप मुझसे कोई भी मदद मांग सकती हैं। लेकिन क्या है ना कि आजकल मैं जरा व्यस्त हूँ एक अतिथि की सेवा में। आप कभी हमारे महल आइए, हो सकता है वो अतिथि भी आपके किसी काम आ जाए, क्योंकि वो भी कुछ विश्वासघात षड्यंत्र के बारे में बता रहा था। अतिथि? कौन सा अतिथि? अरे वो कादंबर के शंभुनाथ के बेटे कार्तिकेय, जिसके मित्र ने ही उसे छुरा मारकर मरने के लिए छोड़ दिया था। अच्छा, मगर ये सब किया किसने? इतना दुस्साहस करने की हिम्मत किसकी हुई? वही जासूस और कौन, वल्लभार्यन, वानर वंश का। उसी ने कार्तिकेय को पीठ में छुरा मारा है। वल्लभार्यन नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अच्छा बताओ, आगे क्या हुआ? होना क्या है, मेरे देवर छोटे नागराजन ने सैनिक भेजे हैं उस धूर्त को पकड़ने के लिए। वैसे मुझे भी ये सब कार्तिकेय ने बताया है। आप चाहें तो उससे मिल सकती हैं। तो ये कार्तिकेय यहीं तंजावुर में है, आपके महल में? हाँ राजकुमारी, सैनिक उसको घायल अवस्था में लाए थे, तब से उसका इलाज यहीं चल रहा है। किंतु घाव इतना गहरा है कि पता नहीं कब ठीक होगा। मुझे तो लगता है शरीर के घाव से भी गहरे उसके मन के घाव हैं। कदम्बुर के राजा के वंश की वीरता के अनेकों किस्से सुने हैं मैंने। मैं अवश्य मिलने आऊंगी कार्तिकेय से। हाँ राजकुमारी, इसी बहाने हमारे छोटे से घर में आपके कदम पड़ जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप जरूर आइएगा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारे राजकुमारी ने आप सभी का कर माफ कर दिया है। इसके अलावा राजकुमारी की तरफ से आप सभी को अनाज और वस्त्रों का उपहार दिया जाएगा। नंदिनी कहाँ गई? अभी तो मुझे इसके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखना था। तो
आयोजन का समापन हो चुका था। सब अतिथि अपने अपने घर जा चुके थे। लोग राजकुमारी और राज परिवार के सदस्यों को खूब आशीर्वाद दे रहे थे, पर यह सब देखकर नागेंद्र नागराजन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ऐसे ही कर्ज माफ करने और मुफ्त का अनाज बांटने से राजकोष जल्द खाली हो गया तो जब उसके राज करने की बारी आएगी तब तक तो राजकोष में कुछ भी नहीं बचेगा। ये राजकुमारी खुद को समझती क्या है? ऐसे ही सब बांट देगी तो महाराज के मरने तक बचेगा क्या? पूरा कर माफ कर दिया तो किया, उस पर मुफ्त का राशन भी। ऐसे तो हमारे पास एक भी सिक्का नहीं बचेगा। आप गुस्सा मत करें, हमें बस कुछ समय काटना है जिससे हम अपनी योजना को अंजाम दे सकें। आपके ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए। नंदिनी, जब तुम जानती हो मुझे ये राजकुमारी बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी तुमने इसको अपने महल में बुलाया। क्या तुम भूल गई कि इसने मुझे क्या कहा था? पहले ही इसने हमारी इतनी मुश्किलें बढ़ा दी हैं और अब ये हमारे महल तक पहुंच गई। शांति से काम लीजिए। अरे मुझे पता है आपको वो पसंद नहीं है, लेकिन हमें उसका स्वागत करना पड़ेगा। वैसे भी मुझसे ही कुछ सीख लीजिए। क्या आपने देखा नहीं मैं कैसे अपमान के घूंट पीकर भी उसके सामने मुस्कुराती रहती हूँ? पर वो यहाँ क्यों आ रही है? तुमने क्यों बुलाया उसे? भला मैं क्यों बुलाऊंगी उसे? उस नागिन ने खुद कहा कि उसे कदम्बुर के राजकुमार से मिलना है, तो सामने से कैसे कह देती कि मेरे महल में मत आओ? इसमें तो आपका अपमान होता ना। जानता हूं, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो मन करता है जब तक वो आर्या यहाँ है कहीं बाहर चला जाओ, इस जगह से बहुत दूर, महल क्या इस शहर से भी दूर। आर्या की उपस्थिति में मैं इस महल में हरगिज नहीं रह सकता। बिल्कुल जाइए और मुझे इस छोटी सी नागिन के साथ छोड़ दीजिए। आपको यकीन दिलाती हूँ इसका सारा जहर खत्म कर दूंगी, और जब आप वापस आएंगे तो कुछ अच्छी खबर सुनेंगे। सच में? कैसी खबर? जैसे कि आर्या और कार्तिकेय के विवाह की खबर, या कार्तिकेय की बहन और कुंवर आदित्य की मंगनी की खबर। वाकई क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अब मधुरंजन कोई राजगद्दी का शाही हकदार तो है नहीं, और उस औरत जैसे आदमी के लिए हम अपनी योजनाओं पर पानी तो नहीं फेर सकते। फिर तो वो दिन दूर नहीं जब आप यहाँ की महारानी बनेंगी। स्वामी, चलता हूँ प्रिय, जल्दी लौटूंगा। अपनी कही बात के अनुसार राजकुमारी आर्या कार्तिकेय से मिलने के लिए नंदिनी के महल पहुंच चुकी थी, क्योंकि कार्तिकेय की कहानी अब उन्हें भी जाननी थी। तो जहां एक ओर वो कार्तिकेय से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी चली जा रही थी, वहीं दूसरी ओर कार्तिकेय अपने कमरे में बैठा बेचैन हो रहा था। लगता है राजकुमारी आर्या नंदिनी देवी के महल में आ चुकी है। आज तक कितने लोगों से उनकी सुंदरता और बुद्धि के चर्चे सुने हैं। मेरा भाग्य है कि राजकुमारी साक्षात मुझे दर्शन देने आ रही है। क्या वाकई राजकुमारी के मन में मेरे लिए सहानुभूति है? अवश्य होगी, तभी तो आई हैं। मुझे क्या पता था कि ये पीठ का वार ही एक दिन मुझे राजकुमारी से मिलवाएगा। यदि राजकुमारी ने पूछा तो इनको भी वही कहानी सुना दूंगा जो सबको सुनाई है। वैसे देखा जाए तो वास्तव में तो मैं राजकुमारी का दुश्मन हूं, क्योंकि इनके परिवार के खिलाफ षड्यंत्र में मैं भी तो शामिल था। इस हिसाब से तो मुझे राजकुमारी से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मुझे उनसे एक संतुलित व्यवहार करना चाहिए। पर सुना है राजकुमारी बहुत सुंदर है। क्या वो देवी नंदिनी से भी ज्यादा सुंदर है? पर नंदिनी तो किसी की पत्नी है। राजकुमारी आर्या का तो विवाह भी नहीं हुआ है अभी तक।
किंतु फिर भी मैं तो नागराजन के साथ हूं, तो मुझे राजकुमारी से एक दूरी तो रखनी ही होगी। कहीं राजकुमारी को देखकर मैं... नहीं, कार्तिकेय, खुद को संभालो। तुम इतने कमजोर नहीं हो कि एक स्त्री की सुंदरता तुमको तुम्हारे मार्ग से विचलित कर दे। आने दो राजकुमारी आर्या को। ऐसे पेश आना कि कभी दोबारा मिलने की ना सोचे। लगता है राजकुमारी आर्या आ गई। कितनी खूबसूरत है ये। ऐसा लगता है मानो समुद्र के किसी सीप का मोती एक स्त्री का रूप लिए मेरे सामने आके खड़ा हो गया है। कैसे हो कार्तिकेय? अब घाव कैसा है? जी, अब घाव ठीक है। इनकी मुस्कुराहट कितनी प्यारी है, कहीं मेरे दिल पर घाव ना हो जाए। अरे कहाँ खो गए? मैंने पूछा घाव कैसा है तुम्हारा? घाव? उसकी तो बात ही मत कीजिए। उस वल्लभ आर्यन ने मेरी पीठ में नहीं, मेरे दिल में छुरा मारा है। मेरी दोस्ती को शर्मसार किया है। यदि उसने मुझसे युद्ध करके सीने पर वार किया होता तो बेहतर होता। भगवान ऐसा दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। एक दोस्त द्वारा विश्वासघात बहुत ही कष्टदायक रहा होगा। इसकी बातों से तो लग रहा है ये सच बोल रहा है। कहीं वल्लभ आर्यन पर विश्वास करके मैंने ही तो कोई गलती नहीं कर दी, और ऊपर से उसे कुंवर अधिराज के पास संदेश देने भी भेज दिया। कहीं वाकई ये वल्लभ आर्यन कोई जासूस तो नहीं? किंतु वल्लभ आर्यन ने आपको धोखा कैसे दिया, जरा विस्तार से बताइए। तो सुनिए राजकुमारी, वल्लभ आर्यन कुछ दिन पहले... ओह, ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ। किंतु क्या आपको वल्लभ आर्यन वहीं छोड़कर भाग गया? हाँ राजकुमारी, मुझे तो वो वहीं छोड़कर भाग गया था। किंतु मैं... हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी एक इंसान है वो, कोई पक्षी नहीं कि पंख फैला। कभी भी ना पकड़ा जाए। माफी चाहूंगी राजकुमारी, पर हमें ये बातचीत रोकनी होगी। रोकनी होगी? पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। कौन सी बात? यूं पहेलियां ना बुझाइए, कृपया पूरी बात बताइए। बात ये है कि हमारे सैनिकों ने उस जासूस को पकड़ लिया है। कार्तिकेय राजकुमारी आर्या को अपने और वल्लभ आर्यन के बीच हुई झड़प का पूरा किस्सा सुना ही रहा था कि तभी देवी नंदिनी उस जासूस के पकड़े जाने की खबर लेकर आ गईं, और इस खबर को सुनकर राजकुमारी आर्या का मन व्याकुल होने लगा। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। कहीं वल्लभ आर्यन सही में तो नागराजन के सैनिकों के हाथ तो नहीं लग गया? आइए राजकुमारी आर्या, देखते हैं कौन है ये महान जासूस जिसने हम सबको इतना परेशान करके रखा था। पर क्या आपको पूरा भरोसा है कि आपके सैनिक उसी जासूस को पकड़कर लाए हैं? ये कोई और भी तो हो सकता है। कैसी बातें कर रही हैं आप राजकुमारी? हमारे सैनिक इतने भी नासमझ नहीं हैं। और अगर आपको हमारे सैनिकों पर इतना ही शक है तो आइए ना, चलकर उस जासूस को देख लेते हैं। सब कुछ वहीं साफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पर एक दुविधा है राजकुमारी आर्या, हम दोनों में से तो किसी ने भी उस जासूस का चेहरा नहीं देखा है, फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? क्या वल्लभ आर्यन की पहचान के लिए मैं साथ चल सकता हूँ? मैं उसे बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। बिल्कुल, चलो फिर। वो देखो सैनिकों का काफिला, पर ये जासूस तो दिख ही नहीं रहा। चारों तरफ सैनिक ही सैनिक है। हाँ, देखो बीच में कोई आदमी है जिसको रस्सियों में जकड़ा हुआ है, पर इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा। सही में इसका चेहरा नहीं दिख रहा। शायद जब करीब आए तो दिख जाए। बस वल्लभ आर्यन ना हो। वैसे ये आदमी कुछ अधिक मोटा है और छोटा भी। अरे ये तो वल्लभ आर्यन है ही नहीं, कोई और है। किसको पकड़ लाए ये लोग? क्या कोई और? जरा मैं भी तो देखो। अरे हाँ, ये तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे हाँ, ये
ये तो वही दूत है जिसे मैंने वल्लभ आर्यन के साथ लंका भेजा था। ये यहाँ क्या कर रहा है? देवी नंदिनी, लगता है आपके सैनिक मूर्ख होने के साथ साथ अंधे भी हो चुके हैं। ये रस्सियों से जकड़ा हुआ इंसान कोई जासूस नहीं है, बल्कि मेरा ही दूत है जिसे मैंने लंका भेजा था महाराज के लिए जड़ी बूटियां लेने के लिए। ये बेकार के सैनिक किसी काम के नहीं है। अब बताओ, सही आदमी को छोड़कर किसी और को पकड़ लाए। हम सबका कितना समय नष्ट किया इन लोगों ने। वैसे भी वल्लभ आर्यन जैसे चतुर व्यक्ति को पकड़ना इतना आसान नहीं है। वो किसी भी तरह खुद को इतनी आसानी से फंसने नहीं देगा। जब वो मुझे, अपने दोस्त को चकमा दे सकता है, तो इन बेवकूफ सैनिकों की क्या बिसात है। आप भी वल्लभ आर्यन को अपना दोस्त मानते हैं कुंवर कार्तिकेय? उसने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी? देवी नंदिनी, ये देशद्रोह, ये जासूसी सब अलग मुद्दा है, मगर मैं अब भी वल्लभ आर्यन को अपना मित्र ही मानता हूँ। मुझे लगता है इन सैनिकों ने वल्लभ आर्यन को मार दिया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है लंका 2 लोग गए थे और सैनिकों के साथ एक ही व्यक्ति है। वैसे आपको क्या लगता है राजकुमारी आर्या? क्या आपको भी यही लगता है कि उस जासूस को हमारे सैनिकों ने मार डाला होगा? जब भी वल्लभ आर्यन की बात आती है, राजकुमारी आर्या के चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं। तो असल में बात इतनी गहरी है। ठीक है, नंदिनी को इन मामलों में लोगों के दिलों से खेलना अच्छी तरह आता है। तो फिर इस जासूस का क्या करें राजकुमारी आर्या? आपने ये क्या जासूस लगा रखा है? जब मैं कह रही हूँ कि इस दूत को मैंने ही लंका भेजा था, तो ये सब क्या तमाशा है? देवी नंदिनी, मुझे लगता है मुझे आपके देवर से ही इस विषय में बात करनी होगी। किंतु आपने इसके साथ एक और व्यक्ति को भी भेजा था ना? हाँ, बिल्कुल भेजा था। मतलब मेरा संदेह बिल्कुल सही निकला। संदेह? कैसा संदेह? मैं कुछ समझी नहीं। राजकुमारी, जरा एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को आपने इस दूत के साथ लंका भेजा था, क्या आप उसको पहले से जानती थी? क्या उससे आप पहले भी मिल चुकी थी? मेरा मतलब है, किसी अनजान आदमी पे इतना भरोसा, ये बात कुछ जची नहीं। पहले से जानने से क्या फर्क पड़ता है? वो मेरे भाई कुंवर आदित्य का संदेश लेकर आया था। उस पर विश्वास करने के लिए इतना काफी था मेरे लिए। अरे बस यही तो सुनना था। वल्लभ आर्यन, जिसको सब तलाश रहे हैं, वही तो यहाँ महाराज सुंदर चोला के लिए भी संदेश लाया था। अब हम लोगों को क्या पता था कि राजकुमारी आर्या भी उस जासूस से काम निकलवा रही हैं। किंतु आप सब उसको जासूस क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या किया उसने? राजकुमारी, मुझे नहीं पता। मैं तो एक स्त्री हूँ, ये पुरुषों की बातें वो ही जाने। किंतु अगर वो कोई जासूस नहीं था तो वो ऐसे छुपकर किले से क्यों भागा? और तो और आप बताओ, उसने कार्तिकेय को घायल क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वल्लभ आर्यन ने कार्तिकेय को घायल किया होगा। सोचो, अगर ऐसा है तो कार्तिकेय कैसे उस गूंगी औरत के घर तक सुरक्षित पहुंचा? मुझे आश्चर्य है कि उस जासूस ने आप पर कैसा जादू कर दिया है। आप सिर्फ उसके गुणगान ही कर रही हैं। ऊपर से ये कार्तिकेय इतना सब होने पर भी उसे अपना मित्र बोल रहा है। कुछ खास तो जरूर है उस वल्लभ आर्यन में। किंतु सोचिए, अगर सैनिकों ने उसको मार दिया हो तो फिर तो उसका वापस आना नामुमकिन है। अरे आपको तो बहुत पसीना आ रहा है। ठीक तो हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो बस इतना कह रही थी कि कार्तिकेय के अनुसार तो वल्लभ आर्यन को पकड़ना आसान नहीं है। बिल्कुल राजकुमारी, वल्लभ आर्यन जैसे वीर योद्धा को पकड़ना इन सैनिकों के बस की बात नहीं है। हो सकता है इस बार बच गए। लगता है इस विषय में मुझे सीधे महाराज से ही बात करनी पड़ेगी। अरे राजकुमारी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप महाराज को ये सब मत बताइए। वो वैसे भी इतने बीमार और परेशान हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मेरे देवर को आपकी इस योजना के विषय में कोई जानकारी थी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होता। आप इस विषय में छोटे नागराजन से बात कर सकती हैं। मैं आपके मिलने का प्रबंध करती हूँ। आखिर आप राजकुमारी आर्या हैं। आपकी इच्छा तो हमें सर आंखों पर रखनी ही होगी। राजकुमारी आर्या ने छोटे नागराजन से दोपहर में मिलने का समय निश्चित किया था।
और ठीक समय के अनुसार राजकुमारी छोटे नागराजन से मिलने के लिए उनके महल में पहुंच गई। आइए राजकुमारी, क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी? हाँ बिल्कुल। आपने चोला साम्राज्य की देखभाल इतने अच्छे से की है कि दुश्मन तो दुश्मन, आप तो राज्य के सेवकों को भी जासूस बनाकर उनका सर कलम करवा दे। और इतनी उत्कृष्ट सेवा के लिए मुझे आपसे मिलने आना ही पड़ा। राजकुमारी, ये आप मुझसे कैसी बातें कर रही हैं? सही कह रही हूँ। आपको राज्य चाहिए तो कम से कम सम्राट के जिंदा रहने तक की तो प्रतीक्षा कर लीजिए। क्या इतना इंतजार भी नहीं कर पा रहे हैं आप? ये कैसे शब्दों के तीर मार रहे हैं आप? क्या इन जहरीले शब्दों से मुझे आप सीधे यमलोक पहुंचाना चाहती हैं? मेरे शब्दों में कहाँ इतनी शक्ति की किसी की जान ले लें। मैं तो एक मामूली सी लड़की हूँ। बस कीजिए राजकुमारी, मैं और नहीं सुन पाऊंगा। आपके ये शब्द मेरे कानों में गरम तेल की तरह चुभ रही हैं। ऐसी क्या भूल हुई मुझसे जो आप इतनी क्रोधित हैं? भूल? आप कहाँ भूल करते हैं? भूल तो मुझसे हुई कि मैंने अपने बीमार पिता के लिए जड़ी बूटी लेने किसी को भेजा ताकि मेरे पिता जल्दी से ठीक हो सके। ये कोई भूल नहीं है राजकुमारी। अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आप ये जानते थे ना कि मैंने ही उस युवक को जड़ी बूटी लेने भेजा था? हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे इसकी खबर थी। यदि आप सब जानते थे तो फिर उसे बंदी क्यों बनाया? देखिए राजकुमारी, जब आपने उसे अपने काम से भेजा होगा तब शायद आपको भी नहीं पता होगा कि वो एक जासूस है। सहस्त्रपुरम के वैद्य का लड़का एक जासूस? आप ठीक तो है ना? यह हास्यपद कहानी क्या स्वयं आपने बनाई है? राजकुमारी, शायद आप नहीं जानती कि आपके इस दूत का साथी कोई जड़ी बूटी लेने नहीं गया था, बल्कि वो तो एक संदेश देने लंका गया। पर क्या आप ये जानते हैं कि उस आदमी को संदेश लेकर मैंने ही भेजा था? राजकुमारी, मुझे पता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि वो एक जासूस है और उसने आपको भी धोखा दिया है। नहीं, उसने मुझे कोई धोखा नहीं दिया और ना ही वो जासूस है, बल्कि वो तो मेरे भाई का संदेश लेकर आया था। राजकुमारी, आप समझ नहीं रही है। ये जासूस अक्सर ऐसे ही हथकंडे अपनाते हैं। अब ऐसे तो वो एक संदेश यहाँ तंजावुर में सम्राट के लिए भी लाया था। अच्छा, तो बताइए फिर वल्लभारियन के जासूस होने का क्या प्रमाण है? राजकुमारी, अगर आपको वल्लभारियन के सही इंसान होने पे इतना ही भरोसा है तो मुझे आप ये बताइए कि तंजावुर के महल में वो सीधे तरीके से क्यों नहीं आया? उसने हथकंडे क्यों अपनाए महल में घुसने के लिए? और तो और, क्या आप ये जानती है कि उसने ज्योतिष के यहां जाकर क्या पूछा? उसने पूछा कि सम्राट कब तक शासन करेंगे, हमारे सम्राट का क्या भविष्य है? आप ही बताइए, भला उसे इन बातों से क्या लेना देना? मगर ये सब बातें कहाँ साबित करती हैं कि वल्लभारियन एक जासूस है? अब ऐसे तो मैं खुद सम्राट के विषय में कितने ही प्रश्न ज्योतिष जी से पूछने गई थी, तो क्या मैं जासूस हो गई? राजकुमारी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कहां आप सम्राट की पुत्री और कहां वो? आपकी चिंता अपने पिता के विषय में जायज है, किंतु उस अजनबी का ऐसा प्रश्न करना कहीं भी जायज नहीं है। क्या आपके पास कोई ठोस सबूत या वजह है उसको जासूस साबित करने के लिए, या केवल आपने बस संदेह के आधार पर उसके पीछे सैनिक लगा दिए? जब उसने तंजावुर महल में प्रवेश किया तो उसके पास एक राज चिन्ह की अंगूठी थी। जब उससे उस अंगूठी के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि वो अंगूठी उसे मेरे बड़े भाई ने दी थी। पर जब मैंने अपने बड़े भाई से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इस बात से सरासर मना कर दिया। यह सब सुनकर आपको क्या लगता है? क्या वल्लभारियन सच में ठीक इंसान था? अगर हां, तो उसे वो अंगूठी कहां से मिली? ये पता करना तो आपका काम था ना कि आखिर वो अंगूठी वल्लभारियन को किसने दी। बिल्कुल राजकुमारी, हम इसका पता लगा रहे हैं। अरे, इतना समय हो गया और आपके आदमी अभी तक कुछ नहीं कर पाए। मेरे लोग कोई जादूगर नहीं है राजकुमारी। वैसे भी सच जानने के लिए हमें उस वल्लभारियन की आवश्यकता है। पर यह कैसे कहा जा सकता है कि वल्लभारियन सब सच बताएगा? इसकी चिंता आप ना करें। वो निर्दोष नहीं है। वो तो खुद ही बोल रहा था कि वो एक जासूस है। मुझे डर है कहीं इसमें हमारे दुश्मनों की कोई चाल ना हो। उसको रिहा करना अभी उचित नहीं होगा। ऐसे तो आप किसी को भी संदेह के आधार पर कारागार में डाल देंगे। मुझे कुछ नहीं पता।
आपको उसको रिहा करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा राजकुमारी। नहीं कर पाऊंगा मतलब? क्या आप सम्राट की आज्ञा का भी पालन नहीं करेंगे? ये आप क्या कह रही हैं? आपकी आज्ञा मेरे लिए सम्राट की आज्ञा के बराबर ही है। ये रही उस कालकोठरी की चाबी। आप जैसा चाहे करें, किंतु मैं इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा। आप जिस जिसको चाहे वहां से रिहा कर दे, किंतु इस सब की जिम्मेदारी आपकी खुद की ही होगी। मुझे इस सब से मुक्त रखिएगा। बहुत बढ़िया, सारा दोष मेरे सर। यही चाहते हैं ना आप? लाइए चाबियां। अब तो खुश हैं आप? मुझे खेद है कि आज ये प्राचीन चोला साम्राज्य केवल 2 औरतों की वजह से घोर संकट में आ सकता है। मतलब क्या है आपका? एक मैं और दूसरी स्त्री नंदिनी देवी। और कौन? आपको पता है ना आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर आपके ये सुंदर शब्द नागेंद्र नागराजन ने सुन लिए तो जानते हैं आपको तुरंत तंजौर की सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। मुझे वो सजा खुशी खुशी मंजूर होगी राजकुमारी आर्या। आज्ञा चाहूंगा, चलता हूं। राजकुमारी आर्या और छोटे नागराजन के बीच कहासुनी के बाद छोटे नागराजन ने कारागार की चाबियां राजकुमारी आर्या को सौंप दी, जिन्हें लेकर राजकुमारी आर्या अपनी सखी वानती के साथ सीधे कालकोठरी की ओर चल पड़ी। दीदी, यहाँ इतने सैनिक क्यों हैं? सैनिक यहाँ नहीं होंगे तो फिर कहाँ होंगे पगली? कारागार से कोई कैदी भाग निकला तो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हम कारागार आए हैं। पर बस कारागार ही इन सैनिकों के यहाँ होने की वजह नहीं है। तो फिर? बस देखती चलो। राजकुमारी की जय हो। आइए राजकुमारी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। वानती, ध्यान से देखो, ये बस एक कारागार नहीं है। यहाँ हमारे राज्य के सोने से खूबसूरत सिक्कों का निर्माण भी होता है। पर ये सिक्के बनवाने की आवश्यकता क्या है दीदी? अरे वानती, कभी कभी अपनी भी बुद्धि लगा लिया करो। ये सिक्के व्यापार में बहुत लाभदायक हैं और इस कारखाने के संरक्षक नागेंद्र नागराजन हैं। पर मैंने सुना है कई दुश्मनों की नजर हमारे इस खजाने पर है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं राजकुमारी। देशद्रोह जैसी बातें तो मैंने भी सुनी हैं। शायद इसीलिए यहाँ के राजकोष का पहरा बढ़ा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पीछे जो कारागार है, क्या उसमें से निकलना संभव है? मतलब जो कैदी यहाँ आते हैं उनको रिहा किया जाता है या नहीं? निकलना बिल्कुल संभव है राजकुमारी। आज सुबह ही एक कैदी को लाया गया था और कुछ देर पहले उसे छोड़ भी दिया गया। कौन था वो? हमें तो बस इतना ही पता है राजकुमारी, ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है उसके बारे में हमें। एक काम करो, हमें कालकोठरी की ओर ले चलो। हमें कुछ जरूरी काम है। जी, जो आज्ञा राजकुमारी। आइए मेरे पीछे। दीदी, हम नीचे की ओर क्यों जा रहे हैं? वानती, ये कालकोठरी इस कारखाने के काफी नीचे स्थित है और यहाँ से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है। अरे पर उस रास्ते से कोई कैदी भाग निकला तो? भागने से पहले उसे तेंदुए और चीते के पिंजरों से होकर गुजरना पड़ेगा। ये सब कितना खौफनाक लग रहा है दीदी। कैसे रहते होंगे लोग यहाँ पर? ये सब कानून नागराजन के हैं, तुम नहीं जानती। और जिस तरीके से आज छोटे नागराजन ने मुझसे बात की, मुझे लगा कि वो मुझे भी इस कालकोठरी में डाल देंगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो तंजावुर में तो प्रलय आ जाएगा दीदी। वैसे आपने तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं। मैं तो यहाँ बस अपने वैद्य के बेटे के लिए आई हूँ। उसे रिहा करना है ना मुझे। लीजिए राजकुमारी, कालकोठरी का द्वार आ गया और ये रहा दरवाजा। दीदी, कितना भयानक है ये सब। एक तरफ तेंदुए और बाघ के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और दूसरी तरफ कैदियों के विलाप का स्वर।
क्या इन लोगों के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है दीदी? वानिति, कानून जैसी चीजें सामान्य लोगों के लिए है। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने देशद्रोह जैसे संगीन अपराध किए हों। ऐसे भयानक वातावरण में इतना मधुर कौन गुनगुना रहा है? हाँ दीदी, वाकई बहुत सुंदर आवाज है, पर ये है कौन? ये आवाज बहुत पास से आ रही है। शायद सामने वाली कोठरी में कोई है। जरा मशाल ऊपर की तरफ करना और ये द्वार खोलो। जी राजकुमारी जी। ये कौन है? ये तो कोई अपराधी नहीं लग रहा। इसका चेहरा इतना मासूम है। अब माफ कीजिएगा, पर क्या अभी आप ही गुनगुना रहे थे? राजकुमारी आर्या, आप? जी माफ कीजिएगा अगर मेरे गाने से आपको कोई परेशानी हुई हो तो। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। अरे नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी मधुर आवाज सुनकर ही तो मैं यहाँ तक खींची चली आई। वैसे आप यहाँ इस काल कोठरी में क्यों हैं? आपका अपराध क्या है? आप तो सूरत और सीरत से बड़े भले मालूम होते हैं। अब राजकुमारी जी, आप मेरे लिए परेशान मत होइए। मैं तो यहाँ भी प्रसन्न हूँ। शायद यही ईश्वर की इच्छा है कि मैं इस काल कोठरी में कैद रहूं। आप तो बिल्कुल एक संत पुरुष की तरह हैं। आप यहाँ कैसे आए? मतलब ऐसा क्या अपराध किया आपने जो आपको यहाँ आना पड़ा? राजकुमारी जी, मैं कोई संत नहीं हूँ। मैं तो भगवान के लिए फूलों की माला बनाने वाला एक साधारण सा युवक हूँ। आप कहाँ रहते हैं? आपके परिवार में कौन कौन है? राजकुमारी जी, मैं तंजावुर किले के बाहर उपवन के समीप रहता हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा बस मेरी माँ है। अच्छा, तो आपकी माँ का नाम क्या है? राजकुमारी जी, मेरी माँ का नाम वानी है। मैं आपकी माँ से मिलने अवश्य जाऊंगी। मेरी माँ से मिलने का क्या फायदा? वो तो बोल सुन भी नहीं सकती है। बोल सुन नहीं सकती? माफ कीजिएगा, पर क्या आपका नाम चंद्रमोहन है? हाँ राजकुमारी जी, मैं चंद्रमोहन ही हूँ। किंतु आपको मेरा नाम कैसे पता है? आपको किस अपराध के लिए यहाँ रखा गया है? मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि मेरा अपराध क्या है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि मुझे एक जासूस की सहायता करने के अपराध में यहाँ लाया गया है। आपने किसकी सहायता की? जरा विस्तार से बताइए। एक शाम तंजावुर किले के बाहर मुझे एक व्यक्ति मिला। थोड़ी सी बातचीत के बाद ही हम दोस्त बन गए। फिर उस रात वो मेरी कुटिया में ही रुका। अच्छा, क्या नाम क्या था उस युवक का? वल्लभ आर्यन। फिर आगे क्या हुआ? उस रात के बाद अगली रात को वो मेरी कुटिया में अपने एक मित्र को घायल अवस्था में लेकर पहुंचा। तब मैंने उसकी पूरी सहायता की और उसको किसी तरह रातों रात तंजावुर की सीमा से बाहर ले गया। वो तो बच गया, पर ये सैनिक मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि आप एक अनजान व्यक्ति के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? राजकुमारी, जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे पहली मुलाकात में ही आप अच्छे से जान लेते हो कि उसका दिल कितना साफ है और वो असल में कैसा इंसान है। वल्लभ आर्यन वैसा ही इंसान था। शायद इसीलिए मुझे उसकी मदद करने पर कोई पछतावा नहीं है और ना ही कोई डर है। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे मिलने पर आपको उनसे घृणा होने लगती है। ठीक वैसा ही एक इंसान आज यहाँ कैदी के रूप में लाया गया था। उसकी बातें इतनी विषैली थी कि मेरा मन क्रोध से भर गया। भगवान का शुक्र है कि वो आज ही चला गया। अच्छा, कौन था वो जो इतनी जल्दी रिहा हो गया? अब सुना है कोई सहस्त्रपुरम के वैद्य का लड़का था। एक बात बताइए, ऐसी क्या विशेष बात थी जो आपको वो वैद्य का लड़का पसंद नहीं आया? राजकुमारी, उसने मेरी ममेरी बहन सागरिका के विषय में कुछ ऐसे शब्द कहे कि बस मेरे क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके बाद पता चला कि उसी आदमी ने वल्लभ आर्यन को फंसाने के लिए इन सैनिकों को उकसाया था। वो तो भला हो सागरिका का कि उसने वल्लभ आर्यन को बचा लिया और किसी तरह रात में ही अपनी नौका से लंका पहुंचा दिया। मतलब जासूस भाग निकला?
चंद्रमोहन जी, एक जासूस के भागने पे आप जिस तरह प्रसन्न हो रहे हैं, आपको तो इस कोठरी में देशद्रोह के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमें बगल की 2 कोठरियां और खाली करवानी पड़ेंगी, क्योंकि आप दोनों के चेहरे की प्रसन्नता भी देशद्रोह के अपराध के बराबर है। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं चंद्रमोहन। और तो और आपकी मधुर आवाज इन कैदियों के लिए बिन सावन बरसात का काम करती है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इस काल कोठरी में रखना चाहिए। पर क्या दोनों नागराजन भाई मुझे रिहा होने देंगे? आप उसकी चिंता मत कीजिए, आखिर मैं राजकुमारी आर्या हूं। इतना तो वर्चस्व जरूर है मेरा कि मेरी कही बात को टाला ना जा सके। कल सुबह आप अपनी माँ के साथ होंगे, इस काल कोठरी से दूर। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी आर्या। तो जहां इधर राजकुमारी आर्या चंद्रमोहन को रिहा करा चुकी थी, वहीं दूसरी ओर नंदिनी बगीचे में बैठी शतरंज की अगली चाल चल रही थी। प्रिय कुंवर आदित्य, आपके पिता सम्राट सुंदर चोला अस्वस्थ हैं। राज्य में षड्यंत्र भी चल रहे हैं। आप जल्द से जल्द तंजावुर आने की कृपा करें। आपके पिता और इस चोला साम्राज्य को आपकी जरूरत है, और यदि आप मेरी वजह से यहाँ नहीं आना चाहते तो हम कादंबर के शीश महल में भी मिल सकते हैं। मैं ये संदेश आपको शंभुनाथ के बेटे कुंवर कार्तिकेय के हाथों भेज रही हूँ। वो हमारे विश्वास के व्यक्ति हैं। आप इनके हाथों अपना उत्तर हमें दे सकते हैं। आपकी अभागी नंदिनी। चलो, ये पत्र तो पूरा हो गया। दासी कार्तिकेय को लेके आती ही होगी। देवी नंदिनी की जय हो। आपने मुझे याद किया? तो आप आ गए कुंवर कार्तिकेय, कृपया बैठिए। जी धन्यवाद देवी नंदिनी। अरे, आप तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। वैसे भी राजकुमारी आर्या को देखने के बाद आप हमें कहाँ देखेंगे? अरे कहाँ, आपकी एक मुस्कुराहट पर तो लाखों आर्या कुर्बान है। कैसी बातें कर रही हैं आप? कहाँ आप सीधे इंद्र के सिंहासन की दावेदार, और कहाँ राजकुमारी। ऐसी बातें बोलकर मेरा दिल मत तोड़िए। अरे, ऐसा क्या कहा हमने? कुछ भी बोलिए, बस उस राजकुमारी आर्या का नाम मत लीजिए मेरे सामने। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे उस वल्लभ आर्यन का पक्ष ले रही थी, जो एक देशद्रोही है, जिसने अपने मित्र को चाकू मार दिया। पर एक बात है, आपने राजकुमारी के सामने क्या गजब की कहानी बनाई। मानना पड़ेगा। अरे हाँ, वो द्वंद्व का वर्णन एक बार को तो मुझे भी सब सच ही लग रहा था। अरे, जब राजकुमारी आर्या ने मुझसे पूछा कि मुझे छुरा कैसे लगा, तो मुझे लगा उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिससे उनको मेरी बात पर यकीन हो जाए। तो बस मैंने यही कहानी सुना दी उन्हें। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, किंतु आपको मुझे पूरा किस्सा सच के साथ सुनाना पड़ेगा, समझे आप? अच्छे से याद कर लीजिए। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैंने सब सच ही तो कहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन वो क्या है ना, अगर कल को वल्लभ आर्यन पकड़ा गया और उसको सजा दिलाने के लिए हमें ठोस सबूत पेश करने पड़े, तो हम क्या सबूत पेश कर पाएंगे? सजा? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि वल्लभ आर्यन को सजा हो। मेरे हिसाब से उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। वाकई आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, किंतु फिर भी मेरे लिए उस रात का पूरा सच जानना जरूरी है। क्या आप मुझे दोबारा बताएंगे कि उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या आपको सब कुछ अच्छे से याद है? मुझे सब याद है। आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? जब मेरे और स्वामी से आपकी मुलाकात हुई, तब जानते हैं आपने क्या कहा था?
वो मुलाकात मैं कभी नहीं भूल सकता। तब मैंने पहली बार आपको देखा था, लेकिन अपने कहे शब्द मैं थोड़ा भूल गया हूँ। अरे तो क्या हुआ, मैं याद दिला देती हूँ। आपने मेरे स्वामी से कहा था, मैंने आपकी बेटी की सुंदरता के बहुत किस्से सुने हैं, आज देख भी ली। क्या सच में मैंने ऐसा कहा था? हे ईश्वर, मुझे माफ कीजिएगा। अच्छा, तभी उस वक्त नागराजन जी का चेहरा लाल पड़ गया था और वो मुझे घूर रहे थे। मुझे लगता है शायद इसी वजह से वो मुझे आज भी पसंद नहीं करते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनका इतना सम्मान करते हैं, वही काफी है। किंतु मैं एक बात दिल से स्वीकार करता हूँ देवी, मैं उनको जरा भी पसंद नहीं करता। कोई बात नहीं, किंतु मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे नागेंद्र नागराजन जैसा पति मिला। इतने वीर और साहसी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अब इस पर क्या कहूँ, यहाँ तो मेरा चुप रहना ही अच्छा है। अरे क्या हुआ, आप चुप हो गए? अच्छा ये बताइए, उस दिन जब मुझसे और स्वामी से मिलकर आप निकले तो आगे क्या हुआ? उसके बाद सैनिक ने मुझे मशाल से रास्ता दिखाया और उसके पीछे पीछे मैं चलता रहा। पर जैसे ही मैं किले से बाहर निकला, किसी ने मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया। शायद किले के बाहर वल्लभ आर्यन मेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बाकी सब तो सही है, किंतु मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ कि वल्लभ आर्यन आपका बाहर इंतजार कर रहा था। अरे वो वही था, आप नहीं जानती उसे। वो मैं मानती हूँ कि मैं उसे नहीं जानती, किंतु मैं यकीन से कह सकती हूँ कि वल्लभ आर्यन वहाँ नहीं था। अच्छा तो बताइए, फिर कहाँ था वल्लभ आर्यन? वो किले के बाहर नहीं बल्कि किले के भीतर था। क्या? हाँ, वल्लभ आर्यन उस समय किले के भीतर ही था। किसी तरह वो नीचे की तरफ बने राजकोष में पहुंच गया होगा और फिर वहां से निकलकर काल कोठरी से होते हुए आपके पीछे पीछे चलकर किले से बाहर निकल गया होगा, ताकि वो तंजावुर से भागने में भी सफल हो सके और आपको पीठ में छुरा भी मार सके। किंतु छुरा मारते हुए आपने उसे देख लिया तो उसने दिमाग से काम लिया और आपको उस गूंगी महिला के घर में छोड़ गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, यही सच है। आप कितनी बुद्धिमान हैं। लोग या तो खूबसूरत होते हैं या बुद्धिमान होते हैं, किंतु आप में तो दोनों गुण हैं। मैंने अपने जीवन में आपकी जैसी स्त्री नहीं देखी है। मुख स्तुति में आप काफी अच्छे हैं। मेरे शब्द भी मेरे इरादों की तरह साफ और नेक हैं। अच्छा, तो क्या आप मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? अरे एहसान क्या, आप हुक्म कीजिए। तो ठीक है, हम आपको हुक्म ही दे देते हैं। आपको मेरा एक पत्र लेकर कांची जाना होगा और उसे कुंवर आदित्य को देना होगा और उसके साथ में कुंवर आदित्य को कादंबर के महल में भी आमंत्रित करना होगा। क्या आप कर पाएंगे? ये काम तो मैं अवश्य कर सकता हूँ, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या आपकी ये योजना उन्हीं योजनाओं में से है जिस पर नागेंद्र नागराजन, मेरे पिता और अन्य लोग भी काम कर रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप कोई भी चिंता ना करें। आज हम सब एक ही व्यक्ति की वजह से संकट से गुजर रहे हैं। आप किसकी बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। मैं उस अभिमानी राजकुमारी आर्या की बात कर रही हूँ जो आज ही हमसे। कुछ समझा नहीं। देखो, कुंवर अधिराज राजकुमारी आर्या की हर बात मानते हैं, तो एक तरह से कुंवर अधिराज राजकुमारी के हाथ की कठपुतली हैं। उनके समर्थन से सम्राट के बाद राजकुमारी आर्या खुद अपना शासन चला सकती हैं। वैसे भी राजकुमारी आर्या अपने दोनों भाइयों में से कुंवर अधिराज को अधिक प्रेम करती हैं। और जानते हैं ऐसे में सम्राट कौन बन जाएगा? कौन? आपका प्रिय मित्र वल्लभ आर्यन। और कौन? अगर ऐसा है तो आप नागराजन भाइयों को और मेरे पिता को सूचित क्यों नहीं करती? हमें तुरंत उनको ये सब बताना चाहिए। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि राजकुमारी आर्या बहुत चालाक हैं और उन्हें हराने के लिए हमें भी अपने दिमाग से खेलना होगा, तभी हम अपनी योजनाओं में सफल हो सकेंगे। आप ठीक कह रही हैं देवी नंदिनी। खैर फिलहाल आप बस मेरा ये काम कर दीजिए। ये लीजिए, ये तालपत्र बहुत ही सावधानी से कुंवर आदित्य को सौंप दीजिएगा। जो आज्ञा देवी नंदिनी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। देवी नंदिनी। क्या हुआ दासी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माफ कीजिएगा देवी नंदिनी, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मेरी आंख लग गई थी। अभी आंख खुली तो देखा कि
नागेंद्र नागराजन इसी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। क्षमा चाहूंगी, मैं आपको इस बात की खबर पहले नहीं दे सकी। ये तो ठीक नहीं हुआ, कुछ करना होगा वरना बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी नंदिनी और कार्तिकेय बातें कर ही रहे थे कि तभी नंदिनी की दासी ने आकर उन दोनों को नागेंद्र नागराजन के आने की खबर दे दी। और अब सवाल यह था कि आगे होने क्या वाला था। क्या नागेंद्र नागराजन का गुस्सा नंदिनी और कार्तिकेय को एक साथ देखकर उन पर निकलने वाला था, या नंदिनी फिर से अपना कोई जादू चलाने वाली थी? नागराजन आ गए। वो यहां मुझे नंदिनी के साथ देखेंगे तो न जाने क्या क्या सोचेंगे। कहीं इन्होंने सारी बात सुन न ली हो। अरे मैंने तो देवी नंदिनी को यहां तक कह दिया था कि मुझे वो पसंद नहीं है। हे भगवान, संभाल लेना। स्वामी, आप आ गए। मैं कब से आपकी राह देख रही थी। आपको बाहर गए हुए कितना समय हो गया था? मैं किसी काम से बाहर गया था, बस काम पूरा हो गया, घर लौट आया। किंतु ये शंभुनाथ का बेटा यहाँ क्या कर रहा है? कहीं आपको अपनी प्रेम कविता सुना के परेशान तो नहीं कर रहा है ना? ये तो बच्चा है, इसे भला प्रेम की कविताओं का क्या ज्ञान। ये तो अपने घर वापस जाने की बात करने आया था। वैसे भी इसे यहाँ तंजावुर में बहुत समय हो गया है, अब इसका घाव भी भर गया है। ये आज के लड़के, इनकी वीरता के लिए तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। एक हमारा समय था, मैंने अकेली ही इतनी लड़ाइयां लड़ी और हर युद्ध में मुझे अनगिनत घाव मिले, किंतु मुझे कभी भी बिस्तर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और इसे देखो, जरा से घाव को भरने में महीना लग गया। लानत है, शायद तुम्हारा खून ठंडा है कार्तिकेय। आप मेरी पिता के उम्र के हैं। मेरी सहनशीलता को मेरी कमजोरी मत समझिए, अन्यथा क्या कर लोगे तुम? स्वामी, क्या आप जानते नहीं उसकी पीठ से गहरा घाव उसके दिल का है? शरीर के घाव तो ठीक हो सकते हैं, किंतु मन के घाव बहुत देर से भरते हैं। उसको उसके प्रिय मित्र ने छुरा मारा है। जरा उसकी मानसिक स्थिति समझिए। हमें उसके दर्द को नहीं बढ़ाना चाहिए। खैर, मुझे इसके घाव की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया था नंदिनी। एक समाचार देना था तुम्हें। हमारे सैनिकों को लंका में एक व्यक्ति मिला है। उसके पास से कुंवर अधिराज के लिए एक ताल पत्र भी मिला है, जो कि उसने उन सैनिकों को दे दिया है। मुझे लगता है कि ये वही लड़का है, कार्तिकेय का प्रिय मित्र, जो तंजावुर किले के सैनिकों को धोखा देकर यहाँ से बचकर निकल गया। मैंने आपसे एक बार नहीं 1000 बार कहा है कि आपका भाई छोटे नागराजन इस किले की रक्षा करने के लिए सही आदमी नहीं है। और तो और उनके सैनिक भी उनके जैसे बेकार हैं। मैं मानता हूँ, पहले मैंने आपकी बात नहीं सुनी, किंतु अब मुझे भी इसका एहसास हो गया है कि आप सही कह रही थी। खैर, एक जानकारी और मिली है। उस जासूस के पास वो राज चिन्ह वाली अंगूठी भी मिली है, किंतु वो अंगूठी उस तक कैसे पहुंची, इसका कुछ पता नहीं चला। आपने अपने प्यारे भाई से क्यों नहीं पूछा उस अंगूठी के विषय में? मैंने पूछा था, पर यदि आप उसकी बनाई कहानी सुनेंगी तो हंसते हंसते पागल हो जाएंगी। जानते हैं, उसके अनुसार वो अंगूठी उस जासूस को आपने दी थी। आपने। मेरे देवर से बड़ा विदूषक कोई नहीं है। वाकई इस ब्रह्मांड के 14 लोकों में भी ऐसे कहानियां बनाने वाला कोई नहीं है। अरे, आगे की कहानी तो सुनो। मेरे भाई की कल्पनाओं के हिसाब से वो जासूस आपसे
आपकी पालकी की यात्रा के दौरान मिला और आपने उसे वो अंगूठी तभी दी थी। हालांकि उसने एक और कहानी बताई थी। ये भी हो सकता है कि जो जादूगर आपसे मिलने आता है उसने ही वो अंगूठी उस जासूस को दे दी होगी। क्यों? अपनी मूर्खता को छुपाने के लिए मेरा भाई क्या क्या कहानी कर रहा है। आप हंस रहे हैं? आपके भाई ने आपकी पत्नी के ऊपर इतने आरोप लगा दिए और आप हंस रहे हैं? नहीं नहीं, तालपत्र? किंतु किसको? मैं कुंवर आदित्य को कांची में तालपत्र भेजना चाहती हूँ। मगर क्यों? भाई के काम ठीक से नहीं हो रहे हैं। मैं कहती थी ना कोई आपको छोड़िए स्वामी, आप बस मुझे कुंवर कार्तिकेय को तालपत्र लेकर भेजने की आज्ञा दे दें। कार्तिकेय, आप ये तालपत्र बहुत सावधानी के साथ कुंवर आदित्य को दे दीजिएगा और उनको कादंबर के शीश महल में आमंत्रित करना मत भूलिएगा। और हाँ, इस तालपत्र के बदले में जो भी उत्तर मिले उसे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। जी ठीक है, पर यदि नागराजन जी की मंजूरी हो तो क्या मैं अपने पिता को ये सब बता सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे और स्वामी के विचार बिल्कुल अलग नहीं हैं। आप अपने पिता को सब बता सकते हैं। क्यों स्वामी, ये बता सकते हैं ना? हाँ अवश्य। जी ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आज्ञा चाहूंगा। स्वामी, लगता है मुझ पर से विश्वास उठ रहा है आपका। कहीं आपके भाई की बनाई कहानियों का असर तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं। मेरी तलवार और भाला शायद मुझे धोखा दे सकते हैं, किंतु आप मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। आपके एक एक शब्द पर मुझे पूरा भरोसा है। अगर आप मुझ पर इतना ही भरोसा करते हैं तो उस लड़के के सामने आपने मुझे नीचा क्यों दिखाया? आपने मुझसे कितने प्रश्न पूछे, मुझे कितना अपमानित महसूस हो रहा है, आप जानते हैं। अरे ऐसा नहीं है, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूं, किंतु फिर भी आप क्या करती हैं, किससे मिलती हैं, ये जानने का पूरा अधिकार है ना मुझे। बिल्कुल स्वामी, आपका अधिकार है, किंतु मुझसे दूसरों के सामने ऐसे प्रश्न ना पूछा करें। अकेले में तो आप जो चाहे पूछ सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताइए कि कुंवर आदित्य को तालपत्र भेजने की ऐसी क्या आवश्यकता थी और आपने उनको कादंबर के महल का न्योता क्यों भेजा, जबकि आप जानती हैं कि हमारी योजना के अनुसार वे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप अभी भी बात नहीं समझ रहे। हमारे सबसे बड़ी दुश्मन वो राजकुमारी आर्या है। उसने अपने छोटे भाई को इसलिए बुलाया है कि उसको तंजावुर की गद्दी मिल सके। मैंने उसकी इस कुटिल योजना का खात्मा करने के लिए कुंवर आदित्य को तालपत्र भेजा है और कादंबर बुलाया है। अब तो आप मेरी बात समझ ही गए होंगे, या मुझे और भी कहने की जरूरत है? इतने तो बुद्धिमान आप हैं ही। हाँ, मैं बिल्कुल समझ गया। नागेंद्र नागराजन अब भी कुछ नहीं समझ पाया था, पर नंदिनी की आंखों का तेज और उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि नागराजन हमेशा की तरह नंदिनी की खूबसूरती में मदहोश हो चुका था और हमेशा की तरह नंदिनी का जादू एक बार फिर से चल गया था।